ठीक है, सी एंटर सी एस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ, ठीक है, आर्टिकल, अरे बोलना पड़ता है यार, ठीक है। चलो क्या पढ़ा था अपन ने कल? आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर है, फॉर इट्स ओन गवर्नेंस, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर मीनिंग ऑफ कंटेंट अपन ने देखा था कि भाई बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, कंपनी अपने हिसाब से कुछ चीजें लिख सकती है, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट कौन से वाले प्रोविजन लग जाते हैं इसमें? इसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडल आर्टिकल्स। अरे समझ में, बाय डिफॉल्ट कौन से प्रोविजन लग जाते हैं? मॉडल आर्टिकल्स, क्लियर है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने उसका कोई प्रोविजन एक्सक्लूड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मॉडल आर्टिकल्स आप पर लग जाएंगे, क्लियर है। आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं? आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, आ रहा है समझ में, ठीक है। आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, क्लियर है। लेकिन एंट्रेंचमेंट बाद में अमेंडमेंट में आया था तो इसलिए उसका सेक्शन पहले, इसलिए हमने उसके बारे में कल पढ़ लिया था, आ रहा है समझ में, ठीक है। उसका मैंने क्वेश्चन भी दिया था, क्लियर है। तो एंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजंस का क्या मतलब था? कुछ ऐसे प्रोविजंस जो नॉर्मली चेंज नहीं होते। तो सिंस हमने पढ़ा नहीं है वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल्स जो है उसको चेंज करने के लिए क्या लगेगा? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन, आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो नॉर्मली वो एसआर से चेंज हो जाएंगे और एसआर इंप्लाइज अराउंड 75% मेजोरिटी। याद रखना बेटा, आपको मैं क्लियरली बोल दे रहा हूं ये बात, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फिर किसी आंसर में लिख करके आई और किसी ने मेरे को ये बोला कि भैया आपने बोला था तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये समझ में, ध्यान रखना। 75% मेजोरिटी में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं, पॉइंट समझ आ रहा है। उसका एग्जैक्ट प्रोविजन अगर जाओगे तो जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसमें से 3 गुना होने चाहिए जो फेवर में हो, समझ आ रहा है, उनके मुकाबले जो अगेंस्ट में। यानी टोटल अगर 100 लोग आए हैं, समझ आ रहा है, तो अगर 100 लोग आए हैं मीटिंग अटेंड करने, तो एसआर कितने में पास होगा? ट्रिकी क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा। तो इसमें डेटा कौन सा चाहिए आपको कि कितने अगेंस्ट में है ये बताओ, पॉइंट समझ आ रहा है। क्योंकि जो नोटा वाले हैं, मतलब कि जो किसी को वोट नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है, नहीं होगा। तो मैं इतनी डिटेल हर बार कर पाऊं ऐसा पॉसिबल नहीं, और वैसे भी इसका चैप्टर आपका कौन सा होगा? जनरल मीटिंग। इसीलिए मैं आमतौर पर समझाने के लिए क्या बोल देता हूं? 75% मेजोरिटी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में आपका बेटर आता है, याद भी ये बेटर रहता है, अरे समझ में। लेकिन ये क्या है एक्चुअली में, इसका प्रोविजन अलग है, ठीक है ना। तो अभी मैं जब तक अपन जनरल मीटिंग में पहुंच नहीं जाते, मैं नॉर्मली ओआर को 50% से ऊपर मेजोरिटी बोला करूंगा और एसआर को 75%, जो आपको याद भी हो जाएगा, अरे समझ में। लेकिन लिखना आपको ऐसे नहीं है, पॉइंट समझ आ रहे हैं, क्लियर है। मैं बस इंपॉर्टेंस बताने के लिए, देखो मतलब 3/4 ऑफ पीपल आर रेडी एक तरीके से, अरे समझ में, क्लियर है। तो समझना ध्यान से कि नॉर्मली क्या होता है कि 100 में से 75 लोग अगर तैयार हो गए तो अपन चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? आर्टिकल्स को। लेकिन आप आर्टिकल में कुछ ऐसे प्रोविजन डाल सकते हो जिसमें कि हम क्या बोलेंगे, नहीं जब तक 90 लोग रेडी नहीं होंगे तब तक ये वाले कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि 90 लोगों के बाद ही चेंज होंगे, जब तक 90 लोग अग्री करेंगे। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो वो तो पूरा आर्टिकल आपका कितने लोगों से चेंज हो सकता है? 75। लेकिन कुछ प्रोविजन तभी चेंज हो पाएंगे जब 90 लोग अग्री करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आपको क्लियर है क्या ये वाली बात? मुझे बताओ, किसी को इश्यू तो नहीं है इस वाली बात में? लेकिन आपके लिखने में बहुत इश्यू है। मैं जितनी भी कॉपीज वगैरह चेक करता हूं ना, समझ में आ रहा है, तो जैसे मैं बात बोल रहा हूं, समझ रहा है, किसी भी बात को बोल करके समझाना है सिंपलर, लेकिन आपका वाइवा तो होने वाला है नहीं, समझ में। आपका क्या होगा? रिटन में एग्जाम होने वाला है। तो दिक्कत यह है कि आप जब लिखते हैं तो आप जो लिखते हैं उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है, अरे समझ में। जब मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आंसर चेक कर रहा हूं ना, समझ रहा है, तो मैं बोलता हूं कि यार ये क्या है, इसका तो मतलब कुछ और निकल रहा है। तो उस समय मुझे कई बार रिएक्शन ऐसे मिलते हैं कि अरे भैया ये तो लिखा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यही तो लिखा है, मतलब मैंने बोला कि यार ये होता है इसका,
तुमको बच्चे बोलते भैया यही तो लिखा है, तो मेरा पॉइंट समझो, अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं ना आपकी बात, तो एग्जामिनर भी आपकी बात नहीं समझ पाएगा, और मैं नहीं समझ पा रहा हूं ना तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से लिख रहे हो, और मैंने तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा भी हुआ है, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो। लेकिन जो एग्जामिनर्स चेक करते हैं, जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हो। क्लियर है ना? तो इसीलिए आपको एक्सप्रेशन ठीक करना पड़ेगा अगर वो सही नहीं आ रहे तो। चलो वापस आ जाते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शुरू में भी डाल सकते हैं और बाद में भी। शुरू में मतलब किस समय? या तो फिर अपन कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? अमेंड करके। क्लियर है? ठीक है ना? और अगर एंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजन डाल रहे हो अपने आर्टिकल्स में तो क्या करना पड़ेगा? किसको बताना पड़ेगा? आरओसी। उसके फॉर्म में INC 232 समझ में, स्पाइस फॉर्म में, और जो स्पाइस प्लस हो गया अभी, और MG40 MGT समझ में। ठीक है? MGT ये फॉर्म्स है बस, अलग अलग प्रिस्क्राइब फॉर्म है ना। MGT स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, लेकिन ठीक है, इट डजंट मैटर। बाकी अमेंडमेंट के थ्रू अगर इंसर्ट करोगे तो प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों की परमिशन चाहिए? सारे। समझ में? सारे लोग जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए परमिशन देते हैं, उसको पता है कौन सा वाला रेजोल्यूशन बोलते हैं? एक होता है OR जिसमें 50% प्लस है, एक है SR जिसमें 75% प्लस है, लेकिन एक है जिसमें कि 100% चाहिए, उसको यूनानिमस बोलते हैं। समझ में? यूनानिमस रेजोल्यूशन। ठीक है? कुछ लोग अनैनिमस होते हैं, मैंने इसका पूरा वो साउंड देखा नहीं, फोनेटिक कैसे बोलते हैं, अगर मैं शुरू से यूनानिमस बोलता आ रहा हूं। क्लियर है क्या? ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो वापस फॉर्म्स है FGHIJ आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो फॉर्मेट्स हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? मॉडल आर्टिकल। अलग अलग टाइप की कंपनी के लिए अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स। क्लियर है? एप्लीकेबिलिटी थी मॉडल आर्टिकल्स की, जो मैंने आपको दिया हुआ था लिखने के लिए। क्लियर है? तो एप्लीकेबिलिटी क्या थी इसकी कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन अलग नहीं किया तो वो आप पर लागू हो जाएगा। अगर आपने कोई प्रोविजन अलग नहीं किया तो वो आप पर लागू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? एग्जिस्टिंग कंपनीज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज क्या करेंगी? चेंज करेंगे अपने आर्टिकल्स, तो फिर वो इस सेक्शन में कवर। क्लियर है? चलो उसके बाद ये पढ़ा था अपन ने मैनर ऑफ साइनिंग वाइनिंग। ठीक है ना? कि साइन कर देंगे, अंगूठा लगा देंगे, एक विटनेस रहेगा वो भी साइन कर देगा, अपना नाम ऑक्यूपेशन वगैरह लिख देगा। सिर्फ एक कोर बात अपन लेकर के इसमें जाएंगे। क्लियर है? टाइप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एक्सेट्रा। सेक्शन 6 बहुत सारी जगहों पर ये बात कोट हो सकती है। ये बात इंडिविजुअल नहीं है, जैसे आर्टिकल्स क्या होते हैं या मेमोरेंडम क्या होते हैं, ये बात इंडिविजुअल नहीं है, पूरे एक्ट में फैली हुई है ये बात इंडिविजुअल नहीं है। समझे? ठीक है? यहां पर वो ऑर्डर तय कर रहा है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो कहां लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन नाम लेंगे एक्ट का। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जो एक्ट में लिखा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? एक्ट की। अरे समझ? ठीक है ना? सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर पे। इसका मतलब अगर आर्टिकल मेमोरेंडम की लड़ाई तो कौन जीतेगा? लेकिन अगर पापा कुछ और बोल रहे हैं, मतलब एक्ट अगर कुछ और बोल रहा है, तो आपको किसकी बात सुननी पड़ेगी? एक्ट की। पर आर्टिकल मेमोरेंडम कुछ भी बोले, इट डजंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? और एक्ट के भी पापा कौन है? दादाजी कॉन्स्टिट्यूशन। अरे समझ में? ठीक है? जनरल नॉलेज। ठीक है? तो एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन। इस लाइन का कोई मतलब बताएगा? इस लाइन का? हाँ। ठीक समझ रहे हो तुम, लेकिन बहुत प्रॉपर नहीं बता है। नहीं अच्छा हाँ ठीक सही हाँ। और क्या बता रहे? Unless otherwise mentioned। चलो सही है, तुम बता रहे हो। और कोई
नॉटविथस्टैंडिंग को सिर्फ नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब समझना है ना, तो अपन उसको पता कैसे बोलेंगे? सिर्फ नॉटविथस्टैंडिंग को कैसे डिफाइन करोगे? भले ही, समझ आ रहा है? नॉटविथस्टैंडिंग को कैसे बोलोगे? भले ही, समझ आ रहा है? तो देखो, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का इफेक्ट होगा भले ही, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, कॉन्ट्ररी यानी कि उसके विरुद्ध, ठीक है, उसके विरुद्ध लिखा हो मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में, आपने कोई अग्रीमेंट कर रखा है, कोई रेजोल्यूशन पास कर रखा है, जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास कर रखा है, बीएड नहीं बोर्ड है ये, ओ कर लो इसको, आ रहा है समझ, ठीक है ना? चलो ठीक है, कुछ भी हो सकता है अजीब सा, तो कृपया घबराएंगे नहीं अपन, है ना? कॉमन सेंस लगाएंगे वहां पर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? थोड़ा सा नोट्स बनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर है? ठीक है, भगवान नहीं है, ठीक है? चलो देखो इधर क्या बोल रहा है ये, बहुत सिंपल बात है कि एक्ट की बात मानी जाएगी भले ही मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा हो। तो बाकी और भी बातों को कवर कर लिया कि अगर कंपनी ने कोई अग्रीमेंट एंटर किया तो कंपनी कोई अग्रीमेंट एंटर करके क्या एक्ट के खिलाफ की कोई बात कर सकती है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कि कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगहों पर क्या किया गया है कि आपको जैसा करना है करो, और अगर आपने कुछ और डिसाइड नहीं किया तो ऐसा कर लो, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे ऐसा इंटरप्रिटेशन ले जाते हैं उस बात का, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे उस बात का ऐसा इंटरप्रिटेशन ले जाते हैं कि एक्ट में कुछ लिखा है, समझ आ रहा है, और फिर हमने अपने आर्टिकल में कुछ लिखा और भैया बता रहे हैं कि आर्टिकल्स की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जो मेरे को जो डाउट्स मिले वास्तव उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि ये डाउट आता है कि भैया एक्ट में तो कुछ और लिखा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और आपने आर्टिकल में लिखा तो इसकी बात ज्यादा वैल्यू कैसे है, समझ में आ रहा है? तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्ट में ये बात कैसे लिखी है। वो जो आर्टिकल में लिखी बात मानी जा रही है ना, वो बात एक्चुअल में किसने बोली पता है आपको? एक्ट में। कि आर्टिकल में जो भी लिख लोगे ना वो बात मानी जाएगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं क्या? आर्टिकल में जो बात लिखी वो, यानी आप समझ रहे हो, अगर आर्टिकल्स को या मेमोरेंडम को वैल्यू मिली है तो वो वैल्यू दी ही किसने है? एक्ट। तो एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, और एक्ट के अगेंस्ट अगर आर्टिकल्स जा पा रहे हैं तो ये पावर उन आर्टिकल या मेमोरेंडम को दी किसने है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इस बात का विश्वास रखना हमेशा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्ट के खिलाफ कोई चीज मतलब जा पाए। और समझ में, अगर जा रहा है और अगर उसको अलाउ किया जा रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये नोटिस करना पड़ेगा क्या कि एक्ट में उसकी भाषा क्या है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन उस प्रोविजन का किया गया। समझ पा रहे हैं आप क्या? क्लियर है? तो खैर किसी अग्रीमेंट को एंटर करके आप ऑब्वियसली बात है कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। आ रहा है समझ में? फिर अगर जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास कर लिया, बेटा जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग किसकी होती है? लिख लेना डैश मार के, मेंबर्स की। लास्ट चैप्टर है ये, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। आ रहा है समझ में? लेकिन पूरे एक्ट में इसका रेफरेंस पढ़ते रहेंगे। ORSR पढ़ते पहले दिन से, समझ रहा है? लेकिन उसका चैप्टर 7 है। क्लियर है क्या? ठीक है, पढ़ रहे हैं पहले दिन से कि ORSR पास करना पड़ता है, लेकिन उसके बारे में ORSR को डिफाइन सेक्शन 114 में किया गया। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसाइड कर रहे हैं जिस मीटिंग में, उसको क्या कहेंगे अपन? बोर्ड मीटिंग। आ रहा है समझ में? क्लियर है? और मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लियर है? कोई इशू है क्या? समझ आ रहा है? चलो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस टू बी वॉइड, और क्लैरिफाई कर दे रहा है। समझ रहे? कह रहे देखो एक्ट की बात मानी जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, दूसरा कह रहा है इतनी मानी जाएगी ना एक्ट की बात कि अगर कोई भी प्रोविजन ऐसा है मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन और बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, यहां से क्या है? ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई भी प्रोविजन इनमें है जो इनकंसिस्टेंट का मतलब जानते हैं हम लोग ना, कि जो अलग है, मतलब उससे
अरे समझ में, विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दी एक्ट, एक्ट के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन डाला हुआ है इसमें, देन सच प्रोविजन शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट, इसको अंडरलाइन कर लो। क्या फर्क पड़ेगा इस टू दी एक्सटेंट से? जितना हिस्सा एक्ट के खिलाफ जा रहा बस उतना अपन अलग कर देगा, बाकी पूरा अग्रीमेंट वगैरह जो है वो पूरा इनवैलिड नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है क्या? चलो क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर है बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बाइंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? बंद ले जाना, है ना? क्लियर है, ठीक है ना? तो अब समझना, ठीक है। बाइंडिंग वर्ड अपन कहां से पढ़ते आ रहे हैं? बाइंडिंग वर्ड सबसे ज्यादा अपन ने कहां पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना। कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तब बाइंडिंग की बात करते हैं ना। यहां कॉन्ट्रैक्ट की ही बात हो रही है। यहां किसकी बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ? ठीक है। तो कंपनी जब बनती है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता है? कंपनी और मेंबर्स। लिखते जाओ, समझ में आ रहा? पूरा कनेक्ट होगा तब तुम समझ पाओगे इस बात को। ये जो पूरा प्रोविजन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये उस बात पर आधारित है। मुझे पूरी बात ध्यान से समझना। क्लियर है कि कंपनी जो बनती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? बेसिकली मेंबर्स और कंपनी। आ रहा है समझ? और इस कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होती हैं जो दोनों पार्टीज को निभानी पड़ती हैं। कौन है दोनों पार्टीज? एक पार्टी कौन है? कंपनी। एक पार्टी कौन है? मेंबर्स। अरे समझ, दोनों को बात माननी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। तो उसके टर्म्स कहां है? कहां है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स? वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कहां है? मेमोरेंडम और आर्टिकल। यानी प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? इन्विटेशन टू ऑफर। मुझे लगा कुछ हिंट देनी पड़ेगी इस जवाब के लिए। वेरी गुड। आ रहा है समझ में? तो प्रोस्पेक्टस होता है इन्विटेशन टू ऑफर, जो किसके पास भेजा जाता है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, फ्यूचर इन्वेस्टर्स के पास। जब फ्यूचर इन्वेस्टर्स के पास क्या आता है? प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है? तो साथ में मेमोरेंडम वगैरह अवेलेबल होते हैं कि आप पढ़ लो टर्म्स पहले से। समझ में आ रहा है? देन इफ दे डिसाइड, कौन? If they decide prospective investors कि हमको हाँ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, they file application। वो एप्लीकेशन किसके साथ अटैच होती है? प्रोस्पेक्टस के साथ। आ रहा है समझ में? वो एप्लीकेशन भेजते हैं कंपनी को कि हाँ हम आपकी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं। That becomes an offer। आ रहा है समझ में? और उसके बाद कंपनी क्या करती है? अलॉट करती है। क्या करती है कंपनी? अलॉटमेंट इज व्हाट? एक्सेप्टेंस टू दैट पर्टिकुलर ऑफर। आ रहा है समझ में? देन इट बिकम्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द टर्म्स, जो कि कौन है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आ रहा है समझ में? इसकी बातें किसको माननी पड़ेगी? मेंबर्स को, कंपनी और मेंबर्स को। लेकिन यहां पर मैं एक और बोल रहा हूं पॉइंट। कौन सा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कि कंपनी इज बाउंड टू, कंपनी इज बाउंड टू whom? कंपनी इज बाउंड टू whom? मेंबर्स। अरे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? मेंबर्स के साथ। क्या डायरेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? क्या किसी एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हो रहा होगा उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या अभी हम जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जो मेमोरेंडम वाली जो बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच हो रहा है? कंपनी और आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है ना? तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझ में आ रहा है? डायरेक्टर्स हमारे लिए कौन है? बिल्कुल सर, एजेंट हो सकते हो। समझ में? लेकिन इंडिविजुअली डायरेक्टर्स क्या होंगे? थर्ड पार्टी। एम्प्लॉइज क्या होंगे? थर्ड पार्टी। मेमोरेंडम में जो लिखा है, क्या वो बातें कंपनी को निभानी है? क्या वो कंपनी को निभानी है?
नहीं निभाई तो क्या डायरेक्टर्स केस कर सकते हैं कंपनी पे? नहीं निभाई तो क्या डायरेक्टर्स केस कर सकते हैं? क्या एम्प्लॉइज केस कर सकते हैं? क्या एम्प्लॉइज के बारे में बातें लिखी हो सकती हैं आर्टिकल्स में? वो बातें नहीं निभाई तो क्या एम्प्लॉइज केस कर सकते हैं कंपनी में? नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच हुआ है? कंपनी और मेंबर्स। एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के एम्प्लॉय कंपनी को बोलेगा। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी आर्टिकल्स में कोई एम्प्लॉय को लेकर के बात नहीं मान रही है तो इस बात के लिए कंपनी को बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? मेंबर्स। क्या एम्प्लॉयज बोल सकते हैं? नहीं। सोच लो। नहीं, अपन अभी बस लीगल बात करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, समझो तुम जो बात बोल रहे हो वो इमोशनली समझ में आ रहा है और लॉजिकली सही हो सकती है, लेकिन अभी लीगल मैटर्स में ये बात कहां कवर्ड है? बेनिफिशियरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला क्या कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है या कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है एम्प्लॉइज को लेकर के कोई बात हो रही है। मतलब नॉर्मल केसेस में अपन बेनिफिशियरी वैसे भी अपन कब पढ़ते हैं? उसमें एक्सेप्शनल केसेस में पढ़ते हैं ना। तो मैं अभी जब जनरल बोल रहा हूं तो फिर हम कौन सी वाली बात कर रहे हैं? जनरल लेवल पर क्या लगेगा? समझ गए बात को? हाँ, तो बताओ, अगर आर्टिकल्स में लेकर के एम्प्लॉय को लेकर के कोई बात लिखी गई है, समझ रहा, और कंपनी उस बात को ना निभाए तो उसके लिए कंपनी पे दोष कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? आ रहा है समझ में? क्या एम्प्लॉय बोल सकता है? ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बात पर आपको क्वेश्चंस भी हैं। समझ, इसलिए मैंने ये बात इसमें फोकस करी। ये जो अपन पूरा पढ़ेंगे ना, समझ रहा है, पूरा 2-3 पर्टिकुलर पॉइंट्स में उसका सार जो है वो मैंने आपको बताया है। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? सबसे शुरू में दिया हुआ है टेक्स्ट एज इट इज, जिसको हम फिर बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो रीड कर लेता हूं। आ रहा है समझ में? एक्सप्लेनेशन क्या है? कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स। मैंने आपको पहले क्यों बता दिया तो अब आप रिलेट कर पाओगे। क्या कंपनी को बातें निभाने के लिए मेंबर्स बाउंड कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि निभाओ? क्लियर है? एवरी मेंबर इज गिवन सम इंडिविजुअल राइट अंडर द एक्ट एंड द आर्टिकल्स। आ रहा है समझ में? If the company deprives any of its members of such rights, such a member can sue the company for enforcement of his rights. आ रहा है क्या ये समझ में? मुझे बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? अगर मेंबर को कुछ राइट्स मिले हुए हैं एक्ट में या आर्टिकल्स वगैरह में, और अगर मान लो कंपनी ने उन मेंबर्स को उन अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की, समझ में आ रहा है, अलग करने की कोशिश करी, तो क्या होगा? क्या वो मेंबर केस कर सकता है? क्या कोई और व्यक्ति केस कर सकता है? नहीं। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? द कंपनी इज बाउंड टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। समझ आ रहा है? देयरफॉर द फॉलोइंग कंक्लूजन में बी ड्रॉन। और ध्यान से, ठीक है ना? ये वाली लाइन का मतलब समझना। अगर कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है, समझ में आ रहा है? If a company is about to commit a breach of any of the terms and conditions of memorandum and articles, any member may obtain an injunction. Injunction क्या होता है? लिख लो, स्टे ऑर्डर। आ रहा है समझ में? तो अगर कंपनी कुछ ऐसा काम करने जा रही है जो मेमोरेंडम के खिलाफ जा रहा है, आर्टिकल्स के खिलाफ जा रहा है, तो पहले से ही मेंबर उस पर केस करके स्टे ऑर्डर ले लेगा कि भैया ऐसा कोई काम मत करना जो कि इसके खिलाफ चला जाए। क्लियर है? ठीक है? फिर thereby restraining the company from committing such breach. Clear है? अगर if the company has already committed a breach of any of the terms and conditions of memorandum or articles, any member may sue the company, directors and the persons responsible for such breach. Clear है? सबसे पहले ब्रॉड लेवल पर पढ़ो। आ रहा है समझ? बेसिक प्रूफ क्या बोल रहा है? समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। Company is bound to members, members are bound to company, because memorandum and articles are the terms of the contract between the member and the company. Clear? Second क्या लिखा है? तो मेंबर्स वो डायरेक्टर्स पे क्यों केस कर सकते हैं? ये बात है क्योंकि एजेंट्स तो वो होते हैं। ये बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। और यहां पर भी उसका मतलब वही, ये एक्सप्लेनेशन है।
ठीक है ना, ये उसी बात को एक हल्का सा रेफरेंस दे रहा है। क्लियर? और कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है ना। मेंबर्स आर बाउंड टू, बहुत ऑब्वियस है, क्या कंपनी को मेंबर्स की बात माननी पड़ेगी? क्या मेंबर्स को कंपनी की बात माननी पड़ेगी? हाँ, तो मेंबर्स को भी कंपनी की बात माननी पड़ेगी। When memorandum articles are registered, it shall be deemed that these documents were signed by every member of the company individually. हर बंदे ने साइन किया है। Every member shall be bound to comply with the provisions contained in the memorandum and articles. अगर कंप्लायंस नहीं किया तो कंपनी भी केस कर सकती है किस पर? ऐसे कोई बहुत खास प्रोविजंस मिलेंगे नहीं आपको जिसमें कंपनी केस करे, लेकिन ठीक है, ऑब्वियस बात है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी भी केस कर सकती है मेंबर पे, मेंबर भी केस कर सकता है। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब क्या मेंबर्स एक दूसरे पे केस कर सकते हैं? तो डायरेक्टली तो ऑब्वियस ही बात है नहीं, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। देखो, एक होता है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, समझना, क्या कंपनी ने सारे मेंबर्स के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या अलग अलग? अलग। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना। तो देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स, तो मेंबर्स आपस में एक दूसरे के पास ऊपर तो केस कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी दूसरे मेंबर के चक्कर में उनके अधिकारों पर कोई बात आई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो वो किसको टोचेंगे? कंपनी को। पॉइंट समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हारे चक्कर में या तुम्हारे एक दूसरे मेंबर के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे राइट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? There is no privity of contract between the members. However, a member may enforce his rights against another member through the company, but not directly. Clear? मतलब एक कंपनी का मेंबर है ए और उसका एक और मेंबर है बी, आ रहा है समझ? बी की किसी हरकत के कारण अगर ए को प्रॉब्लम हो रही, आ रहा है समझ? तो ए जो है वो बात बी को नहीं बोलेगा, ए वो बात किसको बोलेगा? ए लिमिटेड या ए बी लिमिटेड को। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर कंपनी वो एक्शन किस पर ले सकती है? बी पर, कि भैया ए के राइट्स ना चले। क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर क्या है? कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। सबसे पहले आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि आउटसाइडर्स का जो हमारा फील है वो ऐसा होता है कि यार कंपनी के डायरेक्टर, एम्प्लॉय और मेंबर सबको छोड़ के बाहर वाले लोग, ऐसा नहीं है। आउटसाइडर यहां पर टर्म जो यूज किया गया है वो किस रिस्पेक्ट में यूज किया गया है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अलावा जो भी लोग हैं वो सब क्या है? आउटसाइडर। क्या ये क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डू नॉट बाइंड द कंपनी टू दी आउटसाइडर्स। समझ आ रहा है? ठीक है ना। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि इसको रीड करके बात गलत जगह में जा सकती है। ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन जनरल रूल ऑफ लॉ दैट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्वायर एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर एन आउटसाइडर कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स टू एस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रैक्ट विद द। लाइन का कुछ खास ऐसा मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि बस आर्टिकल में अगर उसके बारे में लिखा हुआ है तो वो उन दोनों की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन वहां पर बीच में दखल नहीं दे सकता। डाउट है? चलो। हाँ, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, मतलब नहीं, आउटसाइडर क्यों बोल रहा है? आउटसाइडर वर्ड का ये मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। नहीं आया समझ में? वो बोले कि देखो तुम्हारे आर्टिकल में ये लिखा है निभाओ, तो कंपनी मानेगी क्या? नहीं, बोलेगी जाओ किसी मेंबर को बुला के लाओ, वो बोलेगा तब हम मानेंगे। नहीं आया? मैं कैन नॉट टेक केयर ना, नॉट क्लियर है? हाँ, हाँ, इससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, सुनो, मेमोरेंडम को टर्म्स नहीं है जो कंपनी और आउटसाइडर के कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हो। जिस किसी आउटसाइडर को कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है डायरेक्ट करे,
कंपनी और मेंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स लेकर के बीच में ना आए। अरे वही तो बात कर रहे हैं, कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से? आर्टिकल्स किसके किसके बीच की बात है? मेंबर और कंपनी। तो अगर ये आउटसाइडर आर्टिकल्स की हेल्प लेके कंपनी को कुछ बोल रहा है तो ये टांग अड़ाने वाली बात ही हुई ना। हाँ हो सकती है, लेकिन ये बातें किस किस के बीच में हो रही हैं? सिर्फ कंपनी और मेंबर के बीच। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब अगर मान लो मैं किसी को बोल रहा हूं कि भैया मैं उसको 100 रुपए दूंगा, आ रहा है समझ में, तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता कि मुझे 100 रुपए दो। ये बोल सकता है कि भैया उसको 100 रुपए दो। नहीं आ रहा समझ में? क्या चीज? एक सेकेंड। आर्टिकल्स के थ्रू कंपनी और मेंबर के बीच में ही होता है कॉन्ट्रैक्ट। आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी इंडिविजुअली करेगी ना। समझो, अगर मान लो मेरे को सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ जमीन का या कुछ भी, तो कंपनी और आउटसाइडर दोनों की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मर्जी है ना। तुमको जो टर्म्स अग्री करने तुम करो, हमको जो टर्म्स अग्री करने हम करते हैं, और अपन करते हैं। मेरी मेंबर से जो बात हुई है उसमें तुमको क्या लेना देना? क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब वो एज एन एजेंट ऑफ कंपनी बात कर रहे हैं तो उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम? मेंबर्स की और कंपनी की। अरे सर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब हम वापस आकर के कोई काम कंपनी के तौर पर कर रहे हैं तो हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिख रहे, हमको कौन दिख रहा है? कंपनी। एजेंसी का यही रूल है। आया क्या समझ में? क्लियर है? और कोई डाउट है? रीड कर लो पूरा एक बार फटाफट से। मना कर क्या हो जाए? टोकर पीटी कर रहा है। ठीक है, कंपनी कैसे चलेगी? इसके रूल्स आर्टिकल्स में होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले जा सकते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से चेंज नहीं होंगे। ऐसे प्रोविजंस को इंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजंस कहा जाता है। ठीक है ना? एक नॉर्मल कंपनी पे मॉडल आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। अगर किसी कंपनी को मॉडल आर्टिकल्स का कोई प्रोविजन अपनी कंपनी के लिए नहीं रखना है तो उसको स्पेसिफिकली अलग करना पड़ेगा, नहीं तो मॉडल आर्टिकल के सारे प्रोविजन उसको निभाने पड़ेंगे। ठीक है? सबसे ज्यादा वैल्यू एक्ट की होगी, फिर मेमोरेंडम, फिर आर्टिकल्स की। क्लियर है? ठीक है ना? सुन लो, मैं दे दूंगा सारे नोट्स। महिमा ले लेना सारे नोट, तुम ही लोगों के लिए। अरे ठीक है, क्या करूंगा मैं इनका? ठीक है, तो अभी सुन लो, कि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देखो, कंपनी की ऑब्लिगेशन है मेंबर्स की तरफ। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बन के रजिस्टर हो गए तो इसको मेंबर और कंपनी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाएगा। एमओए और एओए को इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स माना जाएगा। इसका मतलब अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है या करने की कोशिश करती है जो उसके एमओए से बाहर है तो मेंबर कंपनी पे केस कर सकता है, जैसे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो या तोड़ने वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, चलो क्लियर है? ठीक है, अब देख लो एक बार क्वेश्चंस।
ये और करके ये, तो एक्चुअली में ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई मर्तबा आ चुका है एग्जाम में, समझ आ रहा है? अलग अलग नामों का रूप लेके, कभी ये मिस्टर एक्स बन जाता है, कभी मिस्टर ए, कभी सॉलिसिटर, नहीं मिस्टर आई, ठीक है ना। अगली बार कौन सा अल्फाबेट आएगा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, तो लिमिटेड कंपनीज फॉर्म बीच वाला पढ़ते हैं। लिमिटेड कंपनीज फॉर्म विद आर्टिकल स्टेटिंग कि एक मिस्टर एक्स हैं, वो सॉलिसिटर होंगे कंपनी के, समझ रहे, और उनको रिमूव नहीं करेंगे जब तक कि मिसकंडक्ट ना हो, ठीक है। अब बताओ, क्या मिस्टर एक्स को हम सॉलिसिटर से रिमूव कर सकते हैं इवन दो इज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट? यस और नो? सुनना, लीगल चलना है अपने, लॉजिकल या इमोशनल नहीं यहां पर। हाँ, अगर मेंबर को कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकते हैं, यस और नो? यस। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो आप क्या उसको अलग कर सकते हो? देखो समझो, ठीक है, मेरी अगर मान लो कि बात हुई, ठीक है, किसी से कि भैया अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अपन एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट कर लेंगे, समझ रहे, और अपन सिर्फ इसी केस में उसको हटाएंगे, ये मेरे और उसकी बात है। अगर हम लोग अग्री हो गए तो हम किसी दूसरी बात पे भी हटा सकते हैं। फिर वो आके बोले नहीं नहीं तुम लोग तो सिर्फ इस बात पे हटाने वाले थे, तो भैया ऐसी बात तुमसे थोड़ी हुई थी हमारी, ये तो हमारे आपस की बात थी ना कि हम लोग किस बात पे हटाएंगे तुमको, तो हम वो बात चेंज कर सकते हैं। हम दोनों को अग्री होना जरूरी है। आ रहा है क्या ये समझ में? आर्टिकल्स बिल्कुल पब्लिक होते हैं, बिल्कुल पढ़ के आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एनफोर्सेबिलिटी उसके पास थोड़ी आ रही है, अधिकार थोड़ी दे देगा उसको। तुमको पता चल जाना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, आ रहा है समझ में, लेकिन हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है उस चीज की। ये आए समझ में? क्लियर है? ठीक है, अनकहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। इट्स जस्ट अ नोटिस कि भैया देखो हम कैसे हैं। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार देख लो जो जो अपन ने किया है फटाफट से। इस क्वेश्चन को लिख के लाना बेटा, पढ़ के नहीं आना, होमवर्क है। पहला वाला ही कर लेना। हाँ, क्वेश्चन 1 करना है आपको, है ना। ये इसके अलग अलग पर्यायवाची हैं, समझ में आ रहा है कि आपको पता लग जाए किस किस तरह से आ चुका है ये एग्जाम में, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो बार बार आते हैं कई बार, तो उसका सारे अपन ने डाल दिए इसमें कि भाई दिखता रहे। क्लियर है? बाइंडिंग फोर्स रीड कर लो फटाफट से। अरे हाँ, टेक्स्ट एक बार रीड कर लेते हैं, टेक्स्ट बचे ना, मतलब हम सारी बात समझ गए हैं, बस अब देखते हैं कि ये बात एक्ट में किस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, एक में लिखी इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये सब्जेक्ट टू का क्या एप्लीकेशन होता है? जैसे नॉटविथस्टैंडिंग पढ़ा ना अपन ने, समझ आ रहा है, वैसा ही क्या है सब्जेक्ट टू, ध्यान से समझना। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग जिस तरीके से ऑपरेट करता है, तो नॉटविथस्टैंडिंग क्या करता है कि एक प्रोविजन को पकड़ के उसकी वैल्यू को कम करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है कि इसमें कुछ भी लिखा हो तुम वही मानना। आ रहा है समझ में? और सब्जेक्ट टू भी यही करता है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसका ऑपरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है? मतलब नॉटविथस्टैंडिंग के जस्ट बाद जो प्रोविजन है उसकी वैल्यू कम है, और सब्जेक्ट टू के जस्ट बाद जिस प्रोविजन की वैल्यू उसकी ज्यादा है। मतलब अगर एक ही सेंटेंस अपन दोनों वर्ड्स को यूज करके बना सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने बताया भी था, शायद आपको याद हो कि जैसे मैं मान लो कि बोलता हूं कि भाई हिंदी में पहले मैं बता देता हूं
कि आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, मुझे कोई मतलब नहीं, आपको क्लास आना आपकी प्रायोरिटी, सॉरी हाँ, आपके घर में कुछ भी हो, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? क्लास आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ कब मैं छूट दूंगा आपको, चलो छोड़ो, ज्यादा डिटेल चल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है और अगर आपकी क्लास है तो क्या होगा? क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? जब आपकी क्लास नहीं है तब आप घर के फंक्शन अटेंड करें। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि क्लास उस टाइम पे, तो आप क्या करें? क्लास करें। आप बात समझ गए? अब मैं इस बात को इंग्लिश में बोलता हूं, नहीं तो पहले फिर वो दिक्कत हो जाती। बात समझ गए ना? तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे कि यू कैन अटेंड एनी फंक्शन एट योर होम सब्जेक्ट टू योर क्लासेस। सोच लो थोड़ा, इसमें सब्जेक्ट टू के जस्ट बाद क्या आ रहा है? अरे समझो, सब्जेक्ट टू के पहले क्या आ रहा है ना? सब्जेक्ट टू का यूज करके सेंटेंस एक थोड़ा सा और तरीके से फ्रेम हो सकता है कि सब्जेक्ट टू योर क्लासेस यू कैन अटेंड एनी फंक्शन एट योर होम। समझ में आया क्या? क्लियर है? इसी चीज को मैं किस तरीके से अगर यूज करूं, नॉट विथ स्टैंडिंग की तरह, किस तरीके से यूज करूं? नॉट विथ स्टैंडिंग। समझना है? तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा? यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस नॉट विथ स्टैंडिंग एनी फंक्शन इज अकर्ड एट योर होम इज हेल्ड। ठीक है? क्लियर है? या तो फिर स्टार्टिंग करके नॉट विथ स्टैंडिंग एनी फंक्शन इज हेल्ड एट योर होम, कॉमा, you have to attend your classes। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नॉटविथस्टैंडिंग की जस्ट बात कोई प्रोविजन आ रहा है उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू की जस्ट बात कोई प्रोविजन आ रहा है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? ये जो मैंने बताया ना, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू करके समझ में आ रहा है? नॉटविथस्टैंडिंग और सब्जेक्ट टू सिर्फ इस बात का अकेला क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है एग्जाम। आ रहा है क्या समझ में आपको? नॉट स्टैंडिंग का ऑपरेशन पूछा गया। क्लियर है? चलो देखो, तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिया, द मोमेंट आपने ये पढ़ा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और कॉमा, इसका मतलब यहां पर कुछ भी लिखा हो उसको सिर्फ तब माना जाएगा जब एक्ट में उसके खिलाफ कुछ ना हो। ज्यादा वैल्यू अगर कॉन्ट्राडिक्शन आया दो प्रोविजन में तो ज्यादा वैल्यू किसकी होने वाली है? देखो, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स शैल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member and contain covenants। covenants का मीनिंग होता है लीगल पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? contain covenants on its and on its and his part, मतलब its मतलब की कंपनी और his मतलब की जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? और ये his जो है, ये his भी शी और मतलब हर को और इट को सबको इंक्लूड कर लेता है। मतलब खतरनाक है। इस पार्ट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल, ऑल मनी इज पेबल बाय द, ये अलग बात है ना? हमने इस पर डिस्कशन किया नहीं। ठीक है ना? ये तो सिंपल बात है कि मेंबर को जो पैसा देना है ना कंपनी को, वो एक तरीके से क्या है? डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। मतलब वो शेयर का अनपेड अमाउंट है ना, तो वो कंपनी ऐसे बन सकती है जैसे कि उधारी बन रही। क्लियर है क्या? ठीक है, रीड कर लो। क्या टेक्स्ट का पहला पॉइंट है ना, उसकी जो आखिरी की दो लाइन है, कौन सी? तो वहाँ बेटा उसमें बहुत कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, क्योंकि अपन ने उसका पूरा डिटेलिंग पढ़ लिया। मेरी बात समझ लो, हमें उसके इंटरप्रिटेशन की सेपरेटली नीड नहीं है।
हाँ एंड बाय ईच मेंबर के पास है जो लिखा है। देखना समझ में, इसका भी तो मैं इंटरप्रिटेशन तो हम पूरा प्रोविजन कर चुके हैं, मतलब इसको रीड करना ये इसी की बात कह रहा है। इन कंटेन कोवेनेंट्स मतलब कि जो बातें लिखी हुई मेमोरेंडम में, समझ रहा है। टू ऑब्जर्व यानी निभाना, ऑब्जर्व यानी निभाना, क्लियर है। इसको भी अगर मैं बताऊंगा तो मैं एक्चुअली में यही बता रहा हूँ, समझ रहा है। ये वाली बात तो तेरे को समझ में आ गई है पूरी, तो फिर ये इसी बात का एक्सप्लेनेशन बस तेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको बार बार रीड करना पड़ता है तब जाकर के होगा। मैं भी इसको कनेक्ट कर दूंगा एक एक बात से, लेकिन टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है। वैसे भी ऐसा लिख नहीं पाओगे तुम एक्चुअल एग्जाम में, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसी चीज का इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, बढ़ेंगे आगे। चलो अब देखो, ठीक है। अपन बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस, अब सुनना, सिंस एकदम सेम टाइप का होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, इसको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो एकदम से ऐसा आता है आरओसी टाइप का। तो रजिस्टर्ड ऑफिस कई लोग ऐसा समझने लग जाते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, आरओसी, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो कंफ्यूजन होता है ना, वो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसमें एक छोटा सा आप नॉट नहीं पढ़ पाए या कुछ नहीं पढ़ पाए, और उसके बाद बात बहुत आगे लेकर के आ गए आप। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। और मैं बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं तुमको, ठीक है। तुम्हारी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार उसमें अपन नहीं करते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं डाउट सॉल्व कर रहा होता हूँ, बहुत बार मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं डाउट सॉल्व कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, तो बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो उस पॉइंट को लेकर के श्योर है, समझ रहा है। समझना, अगर मान लो कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को आपने क्या पढ़ लिया, आरओसी पढ़ लिया, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो है ना। अब बच्चा सवाल पूछना है कि भैया ये वाला डॉक्यूमेंट आरओसी में क्यों रखेंगे, आरओसी का कंट्रोल तो अपने पास में होता नहीं है। लॉजिकल डाउट है, लेकिन दिक्कत कहां हुई है कि आप वो नहीं पढ़ पाए हो। रजिस्टर्ड ऑफिस को आपने क्या पढ़ लिया, रजिस्ट्रार, आ रहा है समझ। तो जब मेरे पास कोई, मान लो कि किसी ने ये पूछा कि भैया इसको, तो वो मेरे से क्या पूछ रहा है, भैया इसको आरओसी में क्यों रखें, समझ में आ रहा है। और मैं इस बात की स्टार्टिंग करता हूं कैसे, समझ में आ रहा है, कि नहीं इस डॉक्यूमेंट को आरओसी में नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है। और द मोमेंट मैंने ये बोला और उसी समय शील्ड में आ जाता है स्टूडेंट कि नहीं भैया ये तो गलत बोल दिया आपने, पॉइंट समझ में आ रहा है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ है, साफ लिखा हुआ है उसमें एज इट इज शब्द आप पढ़ के आए हो, भैया इसको आरओसी में रखना है। मैं तो क्यों पूछ रहा हूं आपसे, और आप तो मुझे क्या बोल रहे हो, और उस समय कई बार बच्चे रिस्पेक्ट में चुप होता है, रिस्पेक्ट में बस कि नहीं भैया बोल रहे हैं तो अपन भैया को कैसे बोले, पॉइंट बन जा रहा है। लेकिन मन से टोटल डिसएग्रीमेंट आ चुका है, समझ आ रहा है कि भैया बुक में ऐसे लिखा है आप देखो ऐसा बोल रहे हो, गलत हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरे से अगर डाउट पूछो या कुछ भी हो ना, तो बस मेरी पूरी बात सुनना है एंड तक। मेरी बात खिंचती ज्यादा है, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद तुम सही पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये वो जगह है जिसमें कि लेकर के ये डाउट्स को लेकर के प्रॉब्लम हुई है, इसमें बता रहा हूँ कि जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस करो तो अब क्या होगा ना, इतना डिस्कशन होने के बाद तुम अवेयर रहो, समझ में रहे कि रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस और आरओसी मतलब आरओसी। आरओसी एक पब्लिक ऑफिस है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा ऑफिस है, समझ, कंपनी का घर है वो, जहां पर उसको सारी चिट्ठी पत्री आनी और सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स जो है वो कहां पर रखने, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पैरेलली आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखने हैं और आरओसी के पास भी जमा करने, वहां भी रखते हैं। मतलब लोग आकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में भी चेक कर सकते हैं और आरओसी के ऑफिस में भी चेक कर सकते हैं,
समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो सबसे पहली बात कि मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड ऑफिस होना क्या है बेटा? मैंडेटरी बोले तो कंपल्सरी। अरे समझ, देखो आप पूरे देश में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन कंपनी से कांटेक्ट करना है तो कैसे करें? मतलब क्या डायरेक्टर के घर में ऑफिस मतलब बात करें? समझ में रहे? कहाँ ऑफिस बनाया कंपनी के? 25 जगह पे ऑफिस है, तो किसी भी ऑफिस में कम्युनिकेट कर दे तो मतलब हमने कंपनी को कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा माने क्या? नहीं। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? एक ऐसा एड्रेस जो ऑफिशियल कंपनी का एड्रेस हो, भले आप पूरे देश में पूरे विश्व में ऑपरेट कर रहे हैं। अरे समझ, एक आपका ऑफिशियल एड्रेस चाहिए। देखो अतिक्रमण वगैरह होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना? तो अगर मान लो कि क्या होता है, नगर निगम ने कोई कार्यवाही करी, पॉइंट समझ आ रहा है, तो नहीं कर सकते वो लोग जब तक कि उन्होंने क्या नहीं दिया? नोटिस। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब क्या होता है, ज्यादातर जब आप पेपर में अगर इस तरीके का कुछ भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि उसमें क्लियर शब्दों में ये लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि वहां के लोगों ने क्या बोला कि हमको क्या नहीं मिला? नोटिस नहीं मिला। ये लीगल पॉइंट है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अगर हम थीम में देखें, ठीक है ना, अब समझना, एक थर्ड पार्टी जो है वो क्या बोल रही है? कह रहे यार अतिक्रमण है, तुमने सरकारी जगह पर कब्जा कर रखा है और तुम ये क्या बात कर रहे हो? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना? लेकिन जब कानून बनता है ना, आप उसके लॉजिक के पीछे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार नोटिस कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है कि अगले बंदे ने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर तुम क्या लेकर के आए थे, कौन क्या लेकर के आया था? मतलब समझ में आ रहा है? वैसी वाली बात है कि भैया कोई बंदा अगर कहीं पे जगह पे ऑपरेट कर रहा है, भले ही गलत तरीके से, लेकिन उसको मौका दिया जाता है कि भैया ठीक है तुम प्रॉपरली मूव हो जाओ। सडनली हो जाएगा तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अगर वो नोटिस नहीं मिला, ठीक है ना, तो क्या होगा? वो कोई नगर निगम या कोई भी जो है वो एक्शन ले नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो अब आप अगर ध्यान से पढ़ो इस पर्टिकुलर केस स्टडी को। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये बात सेक्शन 20 की है जो मैं बोल रहा हूं, ये भी कोर्स का है। समझ में आ रहा है? सेक्शन 20 है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समझ में आ रहा है, जिसमें ये पूरा कंटेंट आता है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो ये भी कोर्स का ही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना? उसमें ये है कि भाई अगर आपको नोटिस देना है तो कब माना जाएगा कि नोटिस दिया? क्योंकि नगर निगम बोल रहे हैं कि नोटिस दिया और वो बंदा बोल रहा है कि भैया नोटिस नहीं मिला। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अगर नगर निगम वाले बोले कि भैया हम आए थे तुम्हारे कार्यालय और बंद था, समझ में आ रहा है? इसको लेकर के पूरे डिटेल्ड प्रोविजंस बने हुए हैं। समझ में आ रहा है कि बाय हैंड डिलीवरी होगा या अगर कहीं कोई आपका ऑफिशियल एड्रेस है, समझ में आ रहा है, तो उसमें नॉर्मल पोस्ट होगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट होगा कि स्पीड पोस्ट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तब जाकर के माना जाएगा कि नोटिस दिया। जिस दिन नोटिस दिया उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के बाद ही एक्शन लिया जा सकता है। इसका मतलब कानून में इन प्रोविजंस के कारण क्या हो सकता है बेटा? कोई व्यक्ति गलत होके भी सही हो सकता है। आपको क्या होना पड़ता है? आपको कानूनी तौर पर सही होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं बचपन से, अरे समझ में, तो हम जब कानून पढ़ते रहते हैं ना तो हम बहुत बार ना लॉजिक देख जाते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी प्रोविजन का। क्लियर है? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फैक्ट नहीं पता है। समझना है इस बात को। जब आप पूरा जान लोगे ना, मतलब फर्स्ट हैंड डिसएग्री करना किसी भी पर्टिकुलर चीज से आसान है, क्योंकि आपको पॉइंट ही एक साइड का पता है। और जब आप डिटेल में दूसरे वाले पॉइंट के बारे में जानोगे, तो मेरा पॉइंट बस ये है कि किसी भी चीज को लेकर के ओपन रहना कि हाँ दूसरी चीज पॉसिबल है। क्या होता है, आप जब भी फैक्ट्स को लेकर के श्योर होते हो ना, समझ आ रहे, उसके बाद आप कभी भी डिस्कशन करने जाते हो ना किसी के साथ, समझ आ रहे, तो आप क्लोज होकर के जाते हो बस। समझ आ रहे? तब आप इस मूड से नहीं जाते कि हाँ सामने वाला भी प्रूव हो सकता है। आप इस मूड से जाते हो कि नहीं मुझे तो सच ही पता है। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस वो प्लेस है जहां पर कंपनी को नोटिस दिए गए, तो माना जाएगा कि कंपनी को नोटिस दिया गया। मतलब ये सबके एंड पर है, चाहे इनकम टैक्स का नोटिस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो, कंपनी को कुछ इन्फॉर्म करना हो अथॉरिटीज के द्वारा, किसी मेंबर के द्वारा, जो भी कम्युनिकेशन होगा कंपनी के साथ, वो किस ऑफिस को ध्यान में रख करके होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। अरे समझने, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। एवरी कंपनी शैल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है।
टाइम लिमिट सारी अगर आप सेपरेटली लिखते जाएंगे समझ में आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे तो पूरी याद हो जाएंगे। एंड में सोचेंगे सारी टाइम लिमिट एक साथ याद कर लो तो जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अरे समझ में, इसलिए इसको मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करते जाना होगा रेगुलर इंटरवल्स पे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप रिलेशन भी बना लोगे बहुत सारा कि किन किन चीजों के लिए 30 दिन दिए, किन चीजों के लिए 45 दिन, ज्यादातर जगहों पर 30 दिन। क्लियर, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट उसने जो बोला है वो हमने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। Communication to be sent at registered office. All communication notice shall be sent at the registered office of the company. Registered office shall be capable of receiving and acknowledging all communication and notices sent at such office. Verification मतलब कि कोई बिजली बिल या कोई प्रूफ टाइप का, वो आपको क्या करना है 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के सबमिट करना। आ रहा है समझ में? तो दो बातें, पहला 30 दिन के अंदर ऑफिस बना लेना और 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन सबमिट कर देना। 30 दिन के अंदर ऑफिस बना लेना, पहले अलग था प्रोविजन, शायद आप नेट वगैरह में देखो तो आपको मिलेगा ये 15 दिन मिलेगा, ये अमेंड होकर के 30 हो गया है। अरे समझ में, और ये तो अलग अलग बात है, वेरिफिकेशन सबमिट करना और ऑफिस बनाना। समझ में आ रहा है? आपको याद हो तो एक डॉक्यूमेंट हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, कौन सा? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट क्या था? बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं आ रहा तुमको पढ़ाई करने की जरूरत है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, याद है? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस हमको सबमिट करना है। इसका मतलब उसने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं बोला, ठीक है ना। इससे भी आपको हिंट मिल जाएगी कि भैया जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तब नहीं, आपको 30 दिन का टाइम मिलता है इनकॉर्पोरेशन से भी किस बात का? ऑफिस बनाने। फिर उसका वेरिफिकेशन भी सबमिट आपको करना। हाँ बेटा, पहले 30 दिन के अंदर बना लेना और उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस के बिना नहीं रहोगे आप, चेंज कर लेना, जगह चेंज कर लेना, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो ऐसा अब एक भी दिन नहीं होना चाहिए। मतलब अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा ही रहेगा, मतलब 30 दिन के अंदर रजिस्टर हुए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिस बना लो और अब हमेशा रहना चाहिए। नहीं, ये एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है लॉ का, ये इंटरप्रेटेड फॉर्म है, इसलिए ये इसको लीगली रीड नहीं कर सकते, ये इंटरप्रेटेड फॉर्म में। क्लियर है? हाँ, और कोई डाउट है किसी को? हाँ, हाँ, पहले वो 15 और 30 था, मतलब कि ऑफिस बना के और उसी दिन सबमिट कर दो। कुल मिलाकर के प्रैक्टिकली वो 30 दिन के पहले ही होगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन भी सबमिट करना, ठीक है। मतलब इतना कोई वो भारी बात नहीं है। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। इफ द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कुछ तो भी लफड़ा है, समझना रहा, तुमको बिजनेस नहीं कर रहे हो, फालतू कंपनी रजिस्टर करा रहे हो किसी गलत मोटिव से, स्मगलिंग या कुछ भी ऐसा, कुछ भी रैंडम, मतलब उसको लगता है, वो शक है उसको, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो रीजनेबल कॉज टू बिलीव है ना, समझना रहा, ये वर्ड बहुत सारे कानूनों में मिलता है, समझना रहे। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव को आम भाषा में समझना रहे क्या बोल सकते हैं आप? कि पक्का सबूत टाइप का, सबूत। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नहीं होगा, वही मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था कि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको लगता है, ऐसा लगता नहीं है, उसके पास कोई एक सबूत ऐसा है जिसके कारण उसको लग रहा है, समझना रहे, क्योंकि वो प्राइवेट एनिमोसिटी में फिर कर लेगा ना यार, किसी भी दुश्मनी है तो फिर वो सब है, ठीक है ना। मतलब उसको रीजन टू बिलीव साबित करना पड़ेगा। रीजन टू बिलीव इज सब्जेक्टिव, लेकिन ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फालतू फोकस कर रहे हैं उसको। तो अगर रजिस्ट्रार को लगता है, ठीक है ना, कि कोई वो नहीं है, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर ऐसा इफ इट इज फाउंड दैट द कंपनी डज नॉट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस केपेबल ऑफ रिसीविंग एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस sent at such office, the registrar may initiate action for removal of the name of the company from the register of companies under chapter 18. क्लियर है? नाम ही रिमूव कर सकते हैं कंपनी का, फिर क्लियर है।
ठीक है ना, स्टार्टिंग ही झूठ से कर दी तुमने, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो मे है, ऑब्वियस सी बात है, तो अगर इतनी बड़ी बात है तो उसका नाम रिमूव कर देंगे, नहीं तो फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। क्लियर है, बस इतना याद रखना है कि रजिस्ट्रार को लगता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर देगा, नहीं मिला तो वो कंपनी का नाम तक अलग कर सकता है, इतनी पावर दी गई है उसको। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद से है चेंज, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में चालू कर लेंगे, समझ आ रहे, क्योंकि काफी भारी प्रोविजन है और इसमें एक्चुअली सेक्शन वाइज अलग जा रहा है, ठीक है, लेकिन समझने वाइज हमको एक पर्टिकुलर पार्ट अलग से भी डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ। क्लियर है, ठीक है। तो कंपनी वेरिफिकेशन